Hello everyone, this is our first video lecture on coordination compounds. In this video lecture, we will discuss about the basic idea of coordination compound. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी एक क्लास है जो कि हम कंपाउंड्स कहते हैं जिनको, और बेसिकली आप जब क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का तो वहाँ पे ये टॉपिक आता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है इनका। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं दो डिफरेंट एटम्स से, और उन मॉलिक्यूल्स के रिपीटिशन से जब मैटर फॉर्म होता है तो आप कहते हैं कि वो कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाता है। यानी कि जो मैटर हमारे पास है जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका जो क्राइटेरिया है बेसिकली वो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी एक डिफरेंट क्लास है कंपाउंड्स की। कुछ इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं किसी कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहना, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो क्लास है हम इसको फॉर्म करते हैं। इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो पाता है। तो इससे पहले कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करें, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स की बात कर रखी है। बेसिकली अगर हम दो डिफरेंट टाइप के या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को सॉल्यूशन फॉर्म करें जो कि मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में हो, देन उसको जब हम इवेपोरेट करेंगे तो इस प्रोसेस को करने में क्या होता है कि हमारे पास न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जिनको हम आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, यानी कि मॉलिक्यूल से जो फॉर्म हुए कंपाउंड्स वो कहते हैं, या फिर उनको हम एडिशन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स आप देख रहे हैं कि ऐड करके, यानी कि जो अभी मैंने बताया आपको कि हम दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं। तो जब वो आप कहेंगे कि क्रिस्टलाइज होता है तो उसमें क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि एक न्यू टाइप का कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम दो कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को ऐड करें और इवेपोरेट करें और जो हमारे पास इवेपोरेशन के बाद जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे वो एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो जाए, या आप ये कहें कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, या आप कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशन है उनको इवेपोरेट करने पे हमारे पास एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स कंसीडर कर रखे हैं। एक में हमने KCl, MgCl2 और H2 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर को आप कह सकते हैं कि हमने मिक्स किया है, यानी कि इवेपोरेट किया है करने के बाद, यानी कि इनके जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए देन उसको हमने इवेपोरेट किया। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे KCl.MgCl2.6H2, यहाँ पे जो H2 है 6 वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, यानी कि इसके जो क्रिस्टल लेटिस प्रिपेयर होगी वो उसमें उसका आप ये कह सकते हैं कि एनरोलमेंट है। तो बेसिकली एडिशन कंपाउंड में हो क्या रहा है कि हम जब मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशंस को और जब इवेपोरेट कर रहे हैं तो जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं उनके क्रिस्टल लेटिस में जो रिएक्टेंट थे, यानी कि जो हमने ले रखे थे रिएक्टेंट साइड में जो हमारे पास कंपाउंड से, वो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल लेटिस फॉर्म करते वक्त उन सब ने पार्टिसिपेशन किया है उसमें, और जिससे एक न्यू क्रिस्टल लेटिस फॉर्म हुई है जिससे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि KCl.MgCl2.6H2 हमने इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट केस में आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट और अमोनिया यानी कि NH3 को हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इवेपोरेट कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि वाटर में मिक्स किया गया है, या डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि अमोनिया में हमने मिक्स किया है। तो इस तरीके से हमारे पास एक न्यू एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसको आप कह रहे हैं टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं कि हमने जो नेम लिखा है ये आपके लिए एक न्यू ट्रेंड होगा। टेट्रा अमाइन कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जा रही है जो आयनिक स्टेट है, अभी आप डिस्कस करेंगे इसको हम आगे, और इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, बेसिकली ये दोनों जो है वो डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग्स करते हैं एडिशन कंपाउंड की। तो दो डिफरेंट क्लासेस हैं आप ये कह सकते हैं एडिशन कंपाउंड्स की, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है वो आप कह सकते हैं, इनको हम कहते हैं
डबल सॉल्ट्स। तो डबल सॉल्ट में क्या होता है कि हमारे पास जब हम एडिशन कंपाउंड फॉर्म किया हमने, और एडिशन कंपाउंड फॉर्म करने के बाद अगर हम इसको दोबारा से वाटर में डिज़ोल्व करें तो जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट आयंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी जो सॉल्ट फॉर्म है उसको छोड़ के डिज़ोल्व फॉर्म में आ जाएंगे, और जितने भी आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं वहाँ से वो सारे के सारे आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, जो हमने रिएक्टेंट लिया था और जो हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि जिन कंपाउंड्स के साथ हमने एडिशन कंपाउंड्स को फॉर्म किया है, अगर हम देखें जो यहाँ पे कार्नलाइट हमारे पास फॉर्म हो रखा है, अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो जैसा कि इसका फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O, तो जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो इससे आप देख सकते हैं हमारे पास K पॉजिटिव मिलेगा, हमें Mg डबल पॉजिटिव मिलेगा, प्लस 3Cl नेगेटिव मिलेंगे और 6H2O। तो कुल मिला के अगर हम ओवरऑल देखें तो एडिशन कंपाउंड जो है वो जो आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सेम आयन जिनसे वो फॉर्म हुआ है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप देखें KCl, MgCl2 और 6H2O, तो ये भी यही आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब हमने इनका आप कह सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म किया होगा एडिशन कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, तो उस टाइम पे भी ये सारे आयन वहाँ पे मौजूद होंगे, सारे के सारे आयन प्रोड्यूस हुए होंगे। जब हमने इवेपोरेशन किया तो यही सब मिलके क्या किया, इन्होंने एडिशन कंपाउंड को फॉर्म कर दिया। बट जो सेकंड क्लास है अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो जो मैंने सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट का जो हमने कंसीडर किया था, अगर हम इसको देखें और इसको अगेन हम वाटर में डिज़ोल्व करें, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करें तो रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा अभी हमने डबल सॉल्ट में ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो इस तरीके से Cu NH3 और डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो जो फ्रेगमेंट आयन आएंगे, यानी कि जो इससे जो आयन प्रोड्यूस होने वाले हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि वो आयन नहीं है जिनसे ये कंपाउंड फॉर्म हुआ था वहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप इसको देखें कि जो फॉर्म हमने किया था टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट को जब हम फॉर्म कर रहे थे तो हमने किसकी हेल्प ली थी, कॉपर सल्फेट की और अमोनिया की। तो कॉपर सल्फेट को अगर हम डिज़ोल्व करते और अमोनिया को डिज़ोल्व करते तो NH4 यानी कि अमोनियम आयन फॉर्म होता और कॉपर Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव यानी कि कॉपर आयन फॉर्म होते और हमारे पास सल्फेट आयन फॉर्म होता। तो सल्फेट तो फॉर्म हो रहा है बट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको Cu डबल पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं हमको एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमको कॉम्प्लेक्स आयन मिला है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमने दो एडिशन कंपाउंड फॉर्म किए। आपने देखा हमने यहाँ पे दो एडिशन कंपाउंड्स को फॉर्म किए, दिखाया था यहाँ पे आपको। इसमें से जो फर्स्ट वाला है वो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है आप ये कह सकते हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि जिनको जब हम इनका एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो जितने भी इसमें आयंस होते हैं वो सब में आप कह सकते हैं कि डिसोशिएट हो जाते हैं। जो सेकंड एग्जांपल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। इसमें क्या है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन में और काउंटर आयन, इसको जो आप देख रहे हैं इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने यहाँ पे लिखा है ये काउंटर आयन आप इसको कह सकते हैं। तो काउंटर आयन में और कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोशिएट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। डबल सॉल्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि उस पर आप ये कह सकते हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जब आप डिज़ोल्व करते हैं और जब उसको इवेपोरेट करते हैं तो क्रिस्टल लेटिस बन जाती है इस तरीके की, और क्रिस्टल लेटिस की वजह से ही वो अपना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाता है। जब आप उसको अगेन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जितने भी आयंस प्रोड्यूस कर सकता होगा वो सारे के सारे आयन वो प्रोड्यूस कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से जो आयन प्रोड्यूस हम सपोज कर रहे थे कि कॉपर डबल पॉजिटिव निकलता, अमोनिया निकलता, SO4 डबल नेगेटिव निकलता, वो क्यों नहीं निकल पाया? ऐसा क्या हुआ कि इसमें जो इसका जो आयनाइजेशन होना था वाटर में वो इस टाइप का नहीं हुआ जैसा हम सपोज कर रहे थे? तो वही एक आप कह सकते हैं कि डिफरेंट क्लास को फॉर्म कर देगा और वही हमारा आप कह सकते हैं कि टॉपिक भी है।
जैसा कि आपने देखा कि जो डबल सॉल्ट थे वो अपने फ्रेगमेंट आयन में डिसोशिएट हो जाता है जब हम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी रही होगी, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो एक्वस सॉल्यूशन में लॉस हो जाता है उसका, वो उसको रिटेन नहीं रख पाता है। बट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म किया जाता है तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कलर वगैरह जो है इसका, वो उसको रिटेन रख पाता है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रिडक्शन नहीं होता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक इसका आप इनको डिस्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट का कि डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। अब जो अगर हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके लिए नया है, तो वो तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में रखे हैं और क्यों ऐसा हुआ है कि इसमें प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आया। बट उससे पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, कुछ टर्म को समझेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 इम्पोर्टेंट टर्म्स को मेंशन कर रखा है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल एटम आयन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। तो ये मेन आप ये कह सकते हैं टर्म्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। इससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करें, हम इनका जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है उसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपने जैसे यहाँ पे देखा था कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था, और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होता है, जो भी एटम मेंशन किए जाते हैं, मॉलिक्यूल मेंशन किए जाते हैं, वो वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं कंपाउंड को, तो वो आप ये कह सकते हैं कि आयनाइज नहीं हो पाते हैं। तो एक ये स्पेयर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हमेशा ही होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक हमारे पास स्पेयर होगा और उसके बाहर एक काउंटर आयन होगा, और काउंटर आयन आप ये कह सकते हैं कि वो आयन होगा जो जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो आप ये कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, 2 डिफरेंट वे है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो ये है हमारे पास और एक इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट नोट करना है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, चाहे वो काउंटर आयन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो, उसको हम पहले लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा था कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज हुआ था जब हमने डिजॉल्व किया था वाटर में, तो जो चूँकि कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज था, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको पहले लिखा था, देन नेगेटिवली चार्ज आयन को हमने, जो कि यहाँ पे काउंटर आयन था, उसको लिखा था। तो अगर इस तरीके से मेंशन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास काउंटर आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है जैसा कि हमने पहले लिखा था, तो इसका सेंस ये होगा कि जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो काउंटर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो काउंटर आयन है यहाँ पे बी है, वायु बता रहा है कि कितने हैं, इसका आप कह सकते हैं कि स्टोकियोमेट्री है उसकी, तो बी पे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो पहले मेंशन किया जाता है, देन फिर नेगेटिवली चार्ज पार्ट को मेंशन किया जाता है। एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं हमने, K4 FeCN6 ब्रैकेट में। तो अभी इसकी नेमिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी इसको नहीं बता रहे कि क्या नेमिंग है, वो आगे आप देखेंगे नोमेनक्लेचर में। तो K4 अब अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं 4K पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके से इस पूरे के ऊपर आप ये कह सकते हैं 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, और 4 आपके पास पॉजिटिव के पॉजिटिव फॉर्म हो जाएंगे। इस टाइप में हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा ये, जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करेंगे, और इस स्पेयर पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाटर में डिसॉल्व होगा, और हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये आयन को प्रोड्यूस करेगा। उसी बेसिस पे हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसकी बात की जाती है। और बेसिकली अगर आप देखें तो जो स्पेयर में पार्ट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है, वहाँ पे हमेशा एक मेटल होगा, और ये मेटल अपनी न्यूट्रल स्टेट में हो सकता है, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, या फिर आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है।
तो एक इसमें आपके पास नेसेसरी है कि एक मेटल होगा, वो आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को, और ट्रांजिशन मेटल यानी कि ट्रांजिशन कंपाउंड जो है हमारे पास डी ब्लॉक सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली उन्हीं से ये फॉर्म होते हैं। उसका रीज़न आप देखेंगे जब आप समझ लेंगे इसको कि क्या इनमें बेसिकली है, तो हम ये भी बता पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही फॉर्म करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि हमारे पास जो सेंटर मेटल, हमारे पास जो हमने कहा कि एटम हो सकता है यानी कि और आयन भी हो सकता है, उसके साथ जो अटैच्ड हैं ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि इनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि ये स्टेबल स्पीशीज़ होने चाहिए। जो भी सेंटर मेटल एटम के साथ अटैच्ड होगा या सेंटर मेटल आयन के साथ अटैच्ड होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट होगा, वहाँ पे ये या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, जैसे यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो साइनाइड है, Cn नेगेटिव है, और Cn नेगेटिव भी एक स्टेबल आयन है ना। जैसे Cl नेगेटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, ऐसे Cn नेगेटिव भी एक स्टेबल है। तो यहाँ पे आप ये नहीं सपोज कर सकते कि CH3 नेगेटिव हो, क्योंकि आपको पता है ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी इसके साथ अटैच्ड होता है, फर्स्ट थिंग आपको ये नोट करनी है उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए नेचुरली, वो आप ये कहें कि स्टेबल होना चाहिए। सेकंड थिंग जो आप नोट करेंगे इन दोनों के लिए वो ये है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि कोबाल्ट में यहाँ पे और अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कैसे फॉर्म होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, ये फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सब के बारे में। बट यहाँ पे अभी आपको ये नोट करना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जो पार्ट है उसमें एक आपके पास आयन होगा ही होगा, यानी कि सेंटर मेटल एटम हो सकता है, सेंटर मेटल आयन हो सकता है। उसके साथ जो अटैच्ड है हमारे पास इस तरीके से जो हमने लिखा होता है वो हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, बट वो स्टेबल होने चाहिए। तो क्या कहते हैं इनको वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमने अभी डिस्कस किया इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोबाल्ट वाले को लिख लेते हैं इस तरीके से CONH3 6 और Cl3। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते जाएंगे और आप देखना कि किस तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी फॉर्म होगी। तो फर्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होता है वो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट होता है उसको हम बेसिकली कहते हैं। और एक और हमारे पास टर्म है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो स्टूडेंट ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये भी आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट होता है वही होता है, ये भी वही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अभी हमने देखा था कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको मैंने ये बताया था कि ये अपने कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन में डिसोशिएट हो जाता है। तो अगर हम इसको डिसोशिएट करके इसको आयंस के साथ मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, आपको पता है 3 Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव निकलेंगे 3 और 3 पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये न्यूट्रल हो रखा है ना। तो अगर हमने इसको आयनिक फॉर्म में लिखा है तो हम इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और अगर हमने चार्ज को मेंशन नहीं किया, जस्ट कॉम्पोजिशन को मेंशन किया, फॉर एग्जांपल इस तरीके से CONH3 होल 6, सिर्फ हमने इस तरीके से कॉम्पोजिशन को मेंशन किया, तो ये आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात की गई है। तो ये एक आपके पास बेसिक डिफरेंस है और दो आपके पास टर्म्स है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो विद चार्जेस जो भी चार्ज आ सकता है उस पर, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी उसको कहते हैं, बट उसमें क्या है कि चार्ज मेंशन करना नहीं होता हमको, सिर्फ हमको कॉम्पोजिशन बतानी होती है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर की कॉम्पोजिशन क्या है। नेक्स्ट है सेंटर मेटल एटम और आयन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास एटॉमिक पोर्शन होता है, जो हमारे पास मेटल का एटम है उसको हम कहते हैं, अगर वो आयनिक फॉर्म में तो सेंटर मेटल आयन, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेंटर मेटल एटम। तो बेसिकली जो आप देखेंगे 90% मॉलिक्यूल्स चार्ज के साथ ही होता है, उसमें जो सेंटर मेटल हमारे पास एटम है उस पर चार्ज होता है यानी कि आयनिक फॉर्म में होता है। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड्स आप आगे देखेंगे जहाँ पे ये न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं।
अभी आपको नेक्स्ट अभी इसमें जो हमारे पास टर्म है जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है, वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हमको पता चलेगा कि ये आयनिक फॉर्म में या न्यूट्रल फॉर्म में। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है लिगेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। तो जो सेंटर मेटल एटम या आयन से अटैच्ड होते हैं और जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था, आपके पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे उनको मेंशन किया जाता है और बेसिकली जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। चूँकि यहाँ पे आपको मैंने अभी जैसे बताया आपको कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होना है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोबाल्ट और NH3 के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आप अगर देखें तो आपको पता है एक लोन पेयर शेयर किया जाता है कंप्लीटली किसी दूसरे एटम के साथ। तो यहाँ पे जो लोन पेयर शेयर करता है वो लिगेंड करता है, जो हमने लिगेंड वर्ड यूज़ किया है, यानी कि जो सेंटर मेटल एटम के साथ या आयन के साथ अटैच्ड है उसको लिगेंड कहा जाता है। और यही वो आप कह सकते हैं पार्ट होता है जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फॉर्म करता है। यहाँ पे जो सेंटर मेटल एटम या आयन है वो एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है, और जो NH3 है यानी कि जो लिगेंड है वो डोनर की तरह वर्क करता है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो होता है हमारे पास लुईस बेस होते हैं जो लिगेंड्स होते हैं, और जो सेंटर मेटल आयन या एटम है ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। तो एक ये भी पॉइंट आप यहाँ से नोट करके रख सकते हैं। इसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसा आपको अभी मैंने बताया कि जो लिगेंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेंटर मेटल एटम और आयन के साथ। तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा एक लिगेंड, इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोडेंटेड, ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं उनको हम मोनोडेंटेड कहते हैं। एग्जांपल्स में आप हेलोजन्स की बात कर सकते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से। और NH3, इसमें हमारे पास एक आप देखेंगे आगे हम बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले लिगेंड्स का, वहाँ पे ये सब आ जाएगा। बट अभी के लिए आपको ये देखना है कि जो जितने हमारे पास जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उतने ही हम उसको कहते हैं, उसी हिसाब से उसके डेंटिंग हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मोनोडेंटेड मीन्स अगर वो सिंगल कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करता है तो मोनोडेंटेड। ठीक इसी तरीके से डाईडेंटेड, अगर कोई लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो उसको हम डाईडेंटेड कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मेंशन कर रखा है, एथेन 1,2 डाईअमाइन, EN के शॉर्ट फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। तो किस तरीके से ये स्टूडेंट देखना कैसे आप कह सकते हैं कि फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो डोनर हमारे पास टर्मिनल है वो दो हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, इधर भी लोन पेयर है। तो मेटल से अगर हम देखें इस तरीके से NH2 CH2 और देन फिर से NH2, तो लोन पेयर है। क्योंकि आपको पता है लुईस बेस है, तो लुईस बेस होने के लिए लोन पेयर होना जो बहुत ही ज़रूरी है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बनेगा। तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कह सकते हैं कि ये फॉर्म कर सकता है मेटल के साथ, इसलिए इसको डाईडेंटेड कहा गया है। ठीक इसी तरीके से पॉलीडेंटेड होता है, वो आप कह सकते हैं कि दो से ज़्यादा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर पाए, टेंडेंसी रख के फॉर्म करने की, वो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की कैटेगरी में आएगा। EDTA इसका एक एग्जांपल है। एथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन इसका फुल फॉर्म है बेसिकली। तो ये आप कह सकते हैं कि एक से दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं पॉलीडेंटेड में जो हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इसका वो है एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड में बेसिकली आप जो हम कह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है कि किस साइट के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया जा रहा है। अगर कोई लिगेंड एक से ज़्यादा एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता होगा, मतलब एक टाइम पे तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, बट अलग अलग सिचुएशन में वो हो सकता है कहीं पे किसी एटम के थ्रू फॉर्म कर रहा है, कहीं पे किसी एटम के थ्रू फॉर्म कर रहा है। ऐसे लिगेंड जो मल्टी साइड से आप कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो एम्बीडेंटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। NO2 नेगेटिव जो है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड का एक एग्जांपल है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे भी आप कह सकते हैं, वो नेगेटिव भी एज आप कह सकते हैं कि डोनर की तरह वर्क कर सकता है, डोनर साइड की तरह वर्क कर सकता है। तो हो सकता है कि किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो वो नाइट्रोजन के थ्रू बन रहा हो इस तरीके से, और हो सकता है कि कहीं पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो वो ऑक्सीजन वाली साइड के थ्रू बन रहा हो,
वो नाइट्रोजन वाली साइड के थ्रू ना बन रहा हो इस तरीके से। तो कहीं पे ये नाइट्रोजन से बना सकता है, कहीं पे O से बना सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा एटम हैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बट स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर एक मेटल में कोई सी कंपाउंड में ये एक एटम के थ्रू बना रहा है, उस टाइम पे ये दूसरे के साथ नहीं बना सकता है। तो इस तरीके से एम्बिडेंटेड होते हैं हमारे पास, यानी कि एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं उस लिगेंड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। लास्ट है कीलेटिंग लिगेंड। कीलेट बेसिकली एक टॉपिक है अपने आप में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे डिस्कशन में आएगा बेसिकली। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कीलेटिंग लिगेंड क्या है। तो कीलेटिंग लिगेंड नहीं होता है, बेसिकली कीलेट होता है। कीलेट एक आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मेशन होती है, रिंग फॉर्मेशन होती है। अगर कोई लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, पहली चीज़ तो वो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, उसको पॉलीडेंटेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा, यानी कि बाईडेंटेड तो एटलीस्ट हो ही हो। तो अगर कोई लिगेंड मेटल के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए कि वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हमने बाईडेंटेड का जब एग्जांपल देखा था तो एथेन 1,2 डाई अमाइन से हमने इसको जब अटैच किया था, तो ये एक रिंग बन जा रहा है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। तो अगर रिंग बन जाता है तो इसी रिंग को हम कीलेट बोलते हैं, और जो लिगेंड इसको फॉर्म करते हैं वो बेसिकली कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कीलेटिंग लिगेंड है, और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जो रिंग फॉर्म हुई है, वो कीलेट है। तो कीलेटिंग लिगेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेबिलिटी पे इसका क्वेश्चन अराइज होते हैं, काफ़ी बार डिस्कशन में आता है ये टॉपिक, तो इसको हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंटर मेटल आयन या एटम जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, वो जो नंबर होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 NH3 इससे अटैच है, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर में बेसिकली यहाँ पे अगर हम नोट करें तो 4 है यहाँ पे NH3 जो कॉपर के साथ अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे वही उसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरीके से CuEN2 और इस तरीके से अगर हमने इसको लिखा होता, सपोज हमने बाईडेंटेड के साथ लिखा होता, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा होता अगर हमने, तो बाईडेंटेड लिगेंड हमने लिया होता, तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो गलती से हो सकता है कि आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बता दें। बट स्टूडेंट ये 2 सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं, बात ठीक है, बट एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्योंकि बाईडेंटेड है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होंगे यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म किए गए हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जितने, आपको ये नहीं देखना होता कि नंबर्स में लिगेंड कितने हैं। अगर आपके पास नॉर्मल मोनोडेंटेड लिगेंड है तो नो डाउट जितने लिगेंड्स अटैच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बट अगर बाईडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देखने, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंटर मेटल जो आयन है या एटम है वो फॉर्म कर रहा है। कोऑर्डिनेशन पेयर हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंटर मेटल आयन की, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसको काउंट करने के लिए स्टूडेंट आपको फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि हमको जो लिगेंड्स हैं उनके ऊपर चार्ज हमको पता होना चाहिए। अगर हम उनका चार्ज पता है तो ही हम ये बता सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले सारे के सारे लिगेंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लिगेंड्स पे क्या चार्ज है वो देखना पड़ेगा, तभी हम इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि आपको सबका पता है ये H2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जितने हेलोजन है उस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, CN पे नेगेटिव है। तो ऑलमोस्ट ये इंट्रोड्यूस ही होते हैं आपसे, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें और हम इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो हम कोबाल्ट के लिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको X कंसीडर कर सकते हैं। X सपोज हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का, जो कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है। तो X कंसीडर कर लिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, प्लस NH3 आपको पता है 0 होता है इसके लिए जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू जो इस पे हमारे पास चार्ज है, तो ट्रिपल पॉजिटिव।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू +3 हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो यही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास कंपाउंड का। तो सेंटर मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही हमारे पास क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जाएं तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया था तो डबल नेगेटिव आया था। ठीक इसी तरीके से x कंसीडर कर ले रहे हैं, x प्लस आपको पता है NH3 की 0 है और मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू, यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे +2 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होगा तो +2, तो x इजकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब इतना टफ नहीं है, अगर हमको लिगेंड के ऊपर चार्ज पता है तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन जो उसका उस पर चार्ज पता होना चाहिए और जो हमारे पास लिगेंड है उस पर क्या चार्ज है ये पता होना चाहिए, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लास्ट है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसकी जियोमेट्री यानी कि इसका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर रखा है 6 लिगेंड अटैच्ड है, यहाँ पे 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो किस तरह की ये जियोमेट्री फॉर्म करेगा वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन हम कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 मेन टाइप का होता है। इसमें ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, तो जहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फॉर्म करते हैं, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल जो है वो ऑक्टाहेड्रल आप कहेंगे। ठीक इसी तरीके से टेट्राहेड्रल हो सकता है, जहाँ पे 4 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में अगर 4 लिगेंड प्रेजेंट है तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये आगे डिस्कशन का टॉपिक है कि कैसे पता चलेगा कहाँ पे टेट्राहेड्रल हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल है, कहाँ पे जो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम देंगे वो स्क्वायर प्लेनर की वे में देंगे। तो वो आगे का आप कह सकते हैं कि एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है उसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उसकी जियोमेट्री है, जो कि ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है और टेट्राहेड्रल हो सकती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम सपोज करते हैं। एडिशन कंपाउंड्स का एक पार्ट है और उस पार्ट में आपने देखा कि हमने जो क्राइटेरिया बनाया था वो ये था कि जब हम उसको डिसॉल्व करें तो एक तो वो पूरी तरीके से अपने आयंस में डिसोशिएट ना हो, सेकंड थिंग वो जो हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सॉलिड स्टेट में लगभग वैसी प्रॉपर्टीज़ वो अपने सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में भी उसको मेंटेन रखे। तो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया था। देन उसके बाद हमने ये भी बताया कि इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना होता है लिगेंड्स के बीच में और सेंटर मेटल आयन या जो एटम होगा उसके बीच में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसमें लिगेंड्स हैं, इस तरीके से ये लिगेंड है हमारे पास, ये सेंटर मेटल आयन या एटम है जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। यही वो पार्ट है जो प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिसका हमने डिस्कशन करना है। इनकी आयनिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो हमने आयंस को लिखा होता है वो काउंटर आयन होता है, उसका कुछ खास रोल नहीं है यहाँ पे, बेसिकली उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होने वाला है। जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में आने वाले में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अलग फील्ड के बारे में आपको बताएगा केमिस्ट्री के। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।